नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम आपको बिहार शिक्षक बहाली की जो करंट अफेयर्स की क्लास चला रहे थे उसमें आज की सेकंड क्लास है। तो इसमें जो क्लास है इसके अंतर्गत BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं तथा कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो आने की संभावना जिनकी बहुत अधिक है। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तथा अगर आपको इसकी PDF इस क्लास की या और किसी भी क्लास की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। प्रश्न है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। तालकटोरा स्टेडियम, इंडिया हैबिटाट, तीन मूर्ति भवन या विज्ञान भवन। तो बताइए, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीन मूर्ति भवन। तीन मूर्ति भवन को जो है उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ है। तीन मूर्ति भवन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को स्थापित किया। तो बताइए, देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो अप्रैल 2022 में कर्नाटक ने देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, जिसका नाम रखा गया है, को स्थापित किया। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं कुछ और कि 14 मार्च 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, जिसका नाम है, की स्थापना बेंगलुरु में की। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो चरण 2 स्टार्ट किया गया है वह कब शुरू किया गया, 2010 में, 2015 में, 2020 में या 2022 में। बताइए। तो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन जो चरण 2 है वह 2020 में चालू किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, चरण 2 है जो वह 2020 में शुरू किया गया। और स्वच्छ भारत मिशन पहला जो चालू किया गया था वह कब किया गया था, वह 2014 2 अक्टूबर को किया गया था। गांधी जी की जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसके बारे में देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण की निरंतरता है। इस अगले 5 वर्षों में ODF एवं ठोस तथा तरल कचरा मुक्त ग्रामीण क्षेत्र दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 2020 में प्रारंभ किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण जैसे कि मैंने बताया था 2014 में शुरू हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला है 34 कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। तो कौन सी योजना भारत में धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आवास योजना तो जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जो घर बनाने के लिए जो थोड़े से सब्सिडी दी जाती है उससे संबंधित है। जन आरोग्य तो स्वास्थ्य से संबंधित है। जनधन तो बैंक खाते खोलने से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वह धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। प्रश्न 35 है कि हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें साधारण शब्दों में पूछूं तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको बताइए, प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के या म्यांमार के। तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इसको ध्यान रखिएगा, प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न 36 है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है, जयति घोष हैं, सुमन बेरी हैं, अमर्त्य सेन है या नंद मूलचंदानी है। बताइए। इसका प्रश्न तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको बताइए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है। टी सुमन बेरी जिनको कहा जाता है, सुमन बेरी। तथा CEO अभी कौन है, CEO अभी कौन है, CEO है परमेश्वरन अय्यर। इसको ध्यान रखिएगा, CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर।
तो इसके बारे में देखते हैं कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तथा इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। इससे पहले जो थे वह उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न 37 है, किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासियों के लिए एक हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किया है? कर्नाटका ने, असम ने, तेलंगाना यानी केरला ने? तो बताइए, आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कौन शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केरला जो है उन्होंने आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। केरला होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? इसको ध्यान रखिएगा, या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। तो भारत का जो पहला अमृत सरोवर लॉन्च किया गया वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमृत सरोवर जो योजना है उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में चलिए देखते हैं। 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि पहला जो सरोवर बना है, पहला जो अमृत सरोवर बना है वह कहाँ बना है? तो वह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया है, रामपुर के पटवाई गांव में, इसको ध्यान रखिएगा। रामपुर के पटवाई क्षेत्र में, इसको ध्यान रखिएगा आप कि जो पहला अमृत सरोवर बना है वह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई क्षेत्र में बना है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तथा इसका निर्माण लागत 57 लाख रुपए है। प्रश्न 39 है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? वाराणसी में, गोधरा में, बीजापुर में या विदिशा में? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोधरा में। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भारत का पहला स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र जो उद्घाटन हुआ वह गोधरा में किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र की स्थापना वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के जांगला गांव में की गई। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय योजना है जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करती है। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज भी प्रदान करती है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो साधारण शब्दों में कहूँ तो श्रेष्ठ योजना कहाँ की योजना है, मतलब किस मंत्रालय की योजना है? अब बताइए, श्रेष्ठ योजना जो है वह किस मंत्रालय की योजना है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या जनजातीय मामलों के मंत्रालय? तो जो श्रेष्ठ योजना है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की योजना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की एक योजना है, इसको ध्यान रखिएगा आप। प्रश्न 41 है कि उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो बताइए, भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा जो शुरू की गई है उस योजना का क्या नाम रखा गया है? भारत उज्ज्वल योजना, भारत गौरव योजना, भारत निर्मल योजना या भारत उत्सव योजना? बताइए। तो इसको तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारत गौरव योजना जो है उसमें पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। तो जो पहली गैर सरकारी ट्रेन चली है वह भारत गौरव योजना के तहत चली है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें देख लीजिए, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली निजी ट्रेन को कहाँ से कहाँ चली, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो कोयम्बटूर उत्तर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। यह ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक की यात्रा करेगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह जो है कोयम्बटूर उत्तर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक यात्रा करेगी। प्रश्न 42 है, भारत के किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों को विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है? तो इसमें साधारण शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं कि भारत की कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों का प्रस्ताव पारित करने का विधेयक पारित करने का प्रयास किया है? आंध्र प्रदेश ने, हरियाणा ने, पंजाब ने या मध्य प्रदेश ने? बताइए, कौन सा राज्य है जो अपने लिए 3 राजधानियाँ चाहता है?
तो वह है आंध्र प्रदेश। इसको आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश वह राज्य है जो अपने राज्य के लिए 3 राजधानियाँ चाहता है तथा इसका विधेयक विधानसभा में पारित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी कहा जाएगा और अमरावती को विधायी राजधानी तथा कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाई जाने का प्रस्ताव है। तो अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बनाई जाएगी, अमरावती को विधायी राजधानी तथा कुर्नूल को न्यायिक राजधानी। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 43 है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए कथन देखते हैं। कथन है कि कथन 1 है अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। कथन 2 है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो चलिए देखते हैं एक बार प्रश्न इसको और देख लेते हैं कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में, मतलब जो विदेशी स्वामित्व की कंपनियां, ई वाणिज्य की कंपनियां काम कर रही हैं, उनके बारे में कौन से कथन सही हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकती हैं। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकती हैं, यह सीमित है। कूट क्या है, ए सही है, बी में केवल 2 सही है, सी में दोनों सही है तथा डी में कोई नहीं सही है। तो इसमें कौन सही है। अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकती नहीं है, ऐसा नहीं है। तथा वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, या सीमित। हाँ बिल्कुल ये सही सीमित है। तो इसमें 2 सही है, 1 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 ओनली 2 सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न 44 है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्य भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। तो बताइए 2020-21 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कौन सा 2 राज्य जो है वह भारत की लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। तो उसमें पहला राज्य, इसमें शायद आपको दिख ही गया होगा कि पहला राज्य उड़ीसा है तथा दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर टॉप का पूछे तो वह उड़ीसा होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसमें टॉप 3 का भी याद कर लीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। इसको आप ध्यान रख लीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ है, उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर कर्नाटक में। प्रश्न 45 है कि असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए हैं। तो असम मेघालय सीमा विवाद जो है उसको हल करने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक तथा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। तो विवाद जो असम मेघालय का है तो कौन इसको अपने हस्ताक्षर कौन करेंगे इस हल करने के लिए। भाई लड़ाई जिसकी है वही तो लड़ाई का हल भी निकालेगा। तो असम तथा मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वे दोनों ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते को हल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। तो नवंबर 2020 तक जो राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की कौन सी योजना है। योजना का नाम पूछ रहा है। एक भारत एक कार्ड योजना, या भारत भर में एक राशन कार्ड योजना, या एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, या वन राशन कार्ड वन इंडिया स्कीम। तो कौन सा है वो स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के ही तहत क्या किया गया है कि भारत के पूरे 2800 राज्य में राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। प्रश्न 47 है भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और चरण 3 परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई है। बताइए। तो इसमें साधारण शब्दों में अगर कहूँ तो 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ये 2 से 18 वर्ष के आयु के लोगों के लिए कौन सी कोविड-19 वैक्सीन लगाने की सिफारिश की गई है। स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है या कोविन है। तो वो कौन सी होगी, वह कोवैक्सीन होगी जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। तथा एक इंपॉर्टेंट बात और है कि भारत बायोटेक कंपनी जो है वह हैदराबाद में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक नामक कंपनी ने बनाया है जो हैदराबाद में स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें 2 से 18 वर्ष के आयु के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने की सिफारिश की गई है। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 48 है कि भारत के किस राज्य में टैग अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में टैग चिन्हित किए गए लेसर फ्लोरिकन खरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं। बताइए। भारत के किस राज्य के टैग किए गए लेसर फ्लोरिकन जो है वह खरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं। बताइए। मतलब इसमें अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो ये पूछ रहा है कि लेसर फ्लोरिकन नामक जो पक्षी हैं वह कहाँ के हैं। बताइए। राजस्थान के हैं,
गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, बताइए। तो लेसर फ्लोरिकन जो पक्षी हैं वह गुजरात के हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लेसर फ्लोरिकन जो नामक पक्षी हैं वह गुजरात के हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। गुजरात में ऐसे ही अब आपको याद भी होगा कि ग्लोसर नामक उत्सव भी होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। गुजरात वन विभाग द्वारा ब्लैकबक नेशनल पार्क 55 जो है भावनगर में है, टैग किए गए 2 लेसर फ्लोरिकन या खरमोर पक्षियों को तेलंगाना ले जाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 49 देखते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो बिजनेस ब्लास्टर नामक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने या उत्तर प्रदेश ने? तो बिजनेस ब्लास्टर नामक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिजनेस ब्लास्टर नामक प्रोग्राम दिल्ली ने लॉन्च किया है। इसके बारे में देखते हैं। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल में लागू किया जाएगा। मतलब ये सरकारी स्कूल में लागू करने का प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य छात्रों का व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआती पैसे देकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों का विकसित करना है। तो ये जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआती पैसे देकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है तथा यह नई दिल्ली का प्रोग्राम है। लास्ट प्रश्न है आज का कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित है? बताइए किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन एयरप्लेन लैंडिंग सुविधा निर्मित की गई है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में या गुजरात में? तो बताइए। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान जो है उसमें उनके राष्ट्रीय राजमार्ग पर IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बिहार शिक्षक बहाली की अब क्लासेस धीरे धीरे शुरू कर दी गई हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली की अगर जिसको क्लास लेनी है वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।